भारतीय विधान परिषद का 7वां अधिवेशन कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में हुआ। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। इस अधिवेशन के मुख्य विषयों में से एक चर्चा का विषय था नागरिक के अधिकार और कर्तव्य तथा शासन के सिद्धांत। नमस्कार, मैं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माननीय सदस्य, अपने कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपिता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए अपनी जगह पर उठ खड़े हो। हमें निराशा के अंधकार से निकालकर आशा और सफलता का प्रकाश दिखाया और हमारे दास्तों का अंत करके हमें स्वतंत्र किया। कृपया उनके लिए 2 मिनट का मौन। दिए गए कुछ विषयों पर चर्चा शुरू करेंगे। पहला विषय श्रीमती दुर्गाबाई का प्रस्ताव है। मैं श्रीमती दुर्गाबाई से आग्रह करता हूं कि वो अपना प्रस्ताव उपस्थित करें। मैं दुर्गा देवी। श्रीमान, मैं उपस्थित करती हूँ कि श्रीमान, मैं चाहती हूँ कि सभा में निर्वाचन और नामांकन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाए और मेरे प्रावधान पर विचार करके इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। जी हाँ, श्रीमान कामत ने अपना प्रस्ताव रखा है। मैं श्रीमान कामत से अपना आग्रह करता हूं कि वो अपना प्रस्ताव उपस्थित करें। मैं एच.वी. कामत। श्रीमान, इस सभा की पूर्ण संख्या 324 है, परंतु मुझे बताया गया है कि इसकी वास्तविक संख्या 302 है। वे 21 सदस्य जो हैदराबाद और कश्मीर तथा भोपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे वो यहाँ उपस्थित है या नहीं। इसके साथ में 302 सदस्य भी पूर्ण नहीं है। महोदय, मेरा ये प्रस्ताव है कि इसमें स्पष्टीकरण किया जाए। मैं अब आपके प्रस्ताव को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिए उपस्थित करता हूं। महोदय, मतदान से पहले क्या आप कृपया करके मुझे बताएंगे कि हैदराबाद और कश्मीर इस सभा में अपना प्रतिनिधि भेजेंगे या नहीं? देखिए, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको इसके बारे में कुछ सूचना दे सकूं। यदि सरकार चाहती तो इसके बारे में आपको अभी तक सूचना दे देती। मैं सेठ गोविंद दास। सभापति जी, आपने यह स्पष्ट कह दिया था कि जिस समय हमारे सामने संविधान लाया जाएगा उस समय उसका मूल हमारी भाषा में होगा, और उस समय मैंने आपसे इस बारे में प्रश्न भी किया था और आपने भी उसके उत्तर में यही कहा था कि जो विधान हमारे सामने लाया जाएगा उस समय उसका मूल हमारी भाषा में होगा। और अब आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जो संविधान लेके आए हैं वह अंग्रेजी में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संविधान हमारी भाषा में कब आएगा? मैं घनश्याम सिंह गुप्त। सभापति जी, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अंग्रेजी में हर एक आर्टिकल को अमेंडमेंट करके अंतिम रूप दिया गया है और जब हमारी राष्ट्रभाषा तय होगी तो क्या उस भाषा के साथ साथ हर एक आर्टिकल लिया जाएगा या नहीं? मैं आरवी धुलेकर। सभापति जी, हमारे संविधान को राष्ट्रीय भाषा में लिखने का प्रस्ताव मैंने ही दिया था। मैंने कहा था कि हमारे संविधान को हिंदी भाषा में लिखा जाए और उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाए, पर आप उसका ठीक विपरीत कर रहे हो। संविधान को अंग्रेजी में लिख रहे हो और उसका अनुवाद हिंदी भाषा में कर रहे हो। मैंने तो 1946 में ही कह दिया था कि संविधान को अंग्रेजी में अपमानना हमारे लिए एक अपमानजनक बात होगी। आज तक किसी भी राष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, हर एक आर्टिकल लिया जाएगा, किंतु अभी राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत ही अधिक मतभेद है, तो इसे हम बाद में लेंगे। पहले हम संविधान के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। मेरे विचार से अब हमें वाद विवाद प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से निवेदन करता हूं कि वो अपना प्रस्ताव उपस्थित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं B.R. अम्बेडकर। अध्यक्ष महोदय, प्रारूप समिति द्वारा तय किए गए विधान के प्रारूप को मैं यहाँ सभा के समक्ष उपस्थित करना चाहूँगा ताकि इस पर सभी अपना विचार रख सकें। तारीख 29 अगस्त 1947 को विधान परिषद द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। विधान परिषद के नियमानुसार प्रारूप समिति का कार्य विभिन्न समितियों जैसे संघ शासन समिति, संघ विधान समिति, प्रांतीय विधान समिति,
मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं काबिल क्षेत्रों के लिए नियुक्त समिति के परामर्श के पश्चात तक विधान तैयार करना था। इसमें हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 को सम्मिलित किया है तथा इस प्रारूप में अनुच्छेद कुल 315 और 8 अनुसूचियां हैं। आज 8 महीनों से यह विधान हमारे देश के सामने है। इस दीर्घ काल में अनेक मित्रों, आलोचक एवं विरोधियों को इस दिए हुए प्रावधान के प्रति अपने विचार व्यक्त करने का काफ़ी से भी अधिक समय मिला है। मैं साहसपूर्वक कहता हूँ कि बहुतों की आलोचना का कारण यह है कि इस संविधान में दिए हुए अनुच्छेदों को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है तथा उनके अर्थ के संबंध में उनको गलतफहमी है। इस संविधान में आलोचनाएं हुई है तथा इनका जवाब देना होगा। मैं इस विधान के मुख्य विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा तथा इस पे उठी आलोचनाओं का उत्तर देना चाहूँगा। अब मैं मुख्य प्रश्नों की ओर आता हूँ। पहला प्रश्न यह था कि इस विधान में सरकार की कल्पना किस प्रकार की गई है तथा दूसरा प्रश्न ये था कि विधान का स्वरूप किस प्रकार का होगा। अगर बात करें सरकार की तो इसमें भारतीय संघ के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, जैसे कि अमेरिका संघ के प्रमुख भी राष्ट्रपति होते हैं, परंतु वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, लेकिन हमारे भारत में संसदीय संघात्मक प्रणाली चलेगी। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में प्रेसिडेंट बाध्यकारी नहीं होता है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करे, लेकिन हमारे भारत की व्यवस्था में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा। कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रित में कार्य करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंतिम शक्ति का स्रोत केवल भारत की जनता हो। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था इस विधान का स्वरूप कैसा होगा। तो हमारा स्वरूप कुछ इस प्रकार का होगा कि हम भारत को एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र व संप्रभु राष्ट्र के रूप में निर्माण करेंगे तथा इसमें न्याय आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक रूप से निश्चित होगा। अब हम मौलिक अधिकारों पर आते हैं। प्रत्येक नागरिक को न्याय सुनिश्चित हो, इस हेतु हमने संविधान में मौलिक अधिकार का भाग सुनिश्चित किया है। हमने समानता का अधिकार रखा है, जिससे हर नागरिक अपने जीवन को गरिमापूर्वक बिता सके। अनटचेबिलिटी को समाप्त किया है। इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा है। हमने अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए हैं और अनुच्छेद 32 को तो मैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहना चाहूँगा, क्योंकि इसके तहत अगर किसी भी नागरिक के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मैंने यह प्रारूप रखा है आप सभी के सामने। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पे अपने प्रस्ताव रखें। धन्यवाद। मैं सरदार हुकम सिंह महोदय, बहुसंख्यकों पर यह एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षित कर सकता है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है कि राज्य राजनीति या गैर धार्मिक मामले में धर्म को पृथक रखेगा तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसलिए मैं धर्मनिरपेक्षता के इस प्रावधानों का समर्थन करता हूँ। मैं सोमनाथ लाहिड़ी महोदय, मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकार को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद प्रतिबंध जोड़ा गया है जो उन अधिकारों को वापस ले लेता है। हम इससे प्रतीत होता है कि मौलिक अधिकार एक साथ दिए गए हैं, दूसरे हाथ लिए गए हैं, किंतु हम उस प्रत्येक अधिकार को बिना प्रतिबंध के साथ संविधान में पाना चाहते हैं, जो कि हमारी जनता चाहती है। मैं बेगम एजाज रसूल महोदय, यह ज़रूरी है कि कुछ सिविल आज़ादियाँ हर नागरिक को ऐसी मिले जिन्हें छीनना किसी भी लेजिस्लेटर के लिए नामुमकिन हो। मौलिक अधिकारों में कुछ उपबंध और अपवाद जोड़े गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार सामान्य कानून से भी इसे
छीन सकती है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सरकार एक ऐसी एजेंसी का निर्माण करे जो यह देखे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को ना दबाया जाए और पृथक निर्वाचन अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। इसकी जगह मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिले। मैं एनजी रंगा महोदय, मुझे लगता है असली अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी उत्पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकारों का लाभ नहीं उठा पा रही। आप आदिवासी इलाके में जाइए, उनकी ज़मीन, उनकी आजीविका, वन सब उनसे छीन लिए गए हैं। आम गांव वालों को अगर आप देखेंगे, वहाँ जमींदार, सूदखोर इन ग्रामीणों का अत्यंत निर्दयी शोषण करते हैं। इन लोगों को मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। असली अल्पसंख्यक तो यही लोग हैं जिन्हें सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए। केवल इस प्रस्ताव से काम नहीं चलने वाला। मैं जयपाल सिंह मुंडा एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि मैं इस प्रस्ताव की बारीकियों को समझूं, लेकिन मेरा सहज विवेक यह कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया है तो वह मेरा समूह है। मेरे लोगों को पिछले 6000 वर्षों से अपमानित किया जा रहा है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। मेरा समाज का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों में लगातार शोषण और छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में विद्रोह और अव्यवस्था भी फैली है। इसके बावजूद मैं आपके प्रस्तावों का विश्वास करता हूं कि अब हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं। स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहां सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहां किसी की उपेक्षा नहीं होगी। मैं दशाइनी वलयुधान महोदय, हमें सब तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए। इस देश के कमज़ोरों को नैतिक सुरक्षा का आवरण चाहिए। मैं यह नहीं मान सकती 7 करोड़ हरिजनों को अल्पसंख्यक माना जाता है। जो हम चाहते हैं वो यह है कि हमारी सामाजिक अपंगताओं को ख़त्म किया जाए। महोदय, इस सभा के सारे सदस्य जानते हैं कि 1941 के हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लोगों के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसमें लोगों हजारों नहीं लाखों लोगों को जेल में सड़ना पड़ा। तब हम सोच रहे थे कि हमारा राज आएगा तो हम हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलेगा, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि प्रांतीय सरकारों ने ऐसे कानून बनाए जिससे लोग आपस में बात नहीं कर सकते और आपस में 5 या 7 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये समय क्लाउज है, ऐसे ही चलता रहा तो ये सब पास हो जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। महोदय, The press has no special right which cannot be exercised by the citizen in individual capacity. The editor or manager are also citizen and therefore they choose to write a newspaper. They are mainly exercising their right of expression. So in my judgment, no special mention is necessary for freedom of the press. मैं VI मन्नस्वामी पिल्लई महोदय, हमारे विधान प्रारूप में 2 बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो दुनिया के किसी भी संविधान में नहीं है। एक है अस्पृश्यता का अंत। एक हरिजन समाज का सदस्य होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूँ। दूसरी है बेकार प्रथा और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना। इससे समाज के निचले वर्ग का सशक्तिकरण होगा और इसके अलावा आरक्षण के माध्यम से समाज के निचले वर्ग को सुरक्षित भी रखा जाएगा। मैं हंसा मेहता। इस सदन में महात्मा गांधी जी का नाम लिया गया है। यह भूल होगी यदि मैं महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को स्वीकार न करूं। भारतीय महिलाओं द्वारा कभी भी विशेषाधिकार की मांग नहीं की। जिस संगठन से मुझे जुड़ने का मौका मिला है एवं सम्मान मिला है, उसने कभी आरक्षित सीटें, कोटा या निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं की। हमने मांगा है तो केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने उस समानता की मांग की है जो परस्पर सम्मान और समझ पर आधारित है।
महिलाओं के सहयोग बिना यह प्राचीन भूमि इस संसार में अपना उचित स्थान नहीं बना पाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, केवल समाजवाद ही एक ऐसी बेहतरीन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को संपूर्ण और समान अधिकार मिलेंगे, हर व्यक्ति दूसरे के बराबर होगा और हमारे जीवन से वो सारी झूठी बाधाएं, रिवाज, रस्में, कानून सब खत्म हो जाएंगे जिनमें चंद लोगों के फायदे के लिए इंसान ने खुद अपने आप को जकड़ रखा है। महोदय, मैं काजी सैयद करीमुद्दीन, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, भारतीय विधान के मसौदे पर विचार करने वाले प्रस्ताव के लिए मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को बधाई देता हूँ। जो उन्होंने भाषण दिया है वो स्तरणीय है और मुझे विश्वास है कि उनका नाम एक महान विधान निर्माता के रूप में अनेक पीढ़ियों तक अमर रहेगा। देखिए, मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वह मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ श्रेय जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ नहीं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हैं, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हैं। धन्यवाद। यहाँ आसन पर बैठे हुए और सदन की कार्यवाही को देखते हुए मुझे जो प्रतीत हुआ वो शायद किसी और को न हुआ कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों और खास तौर पर उनके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के चलते यह कार्य पूर्ण किया। धन्यवाद।